यूएससीपीए 2023। तो देखिए 2023 में अगर आपका यूएससीपीए का टारगेट है कि आप इसको पास करना चाहते हैं, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको कि अगर आपने पास कर लिया तो बिलीव मी, आप ये मान के चलिए कि आप सीपीए का 75% पोर्शन पास कर चुके हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को पढ़ता है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को हम इजी कैसे बना सकते हैं, तो आज इसको हम पूरा डिटेल स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट डे, जिससे कि आपको यह समझ आए कि हमें एक मिशन पे चलना है, एक रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए चलना है, जिससे कि हम सीपीए के फार सब्जेक्ट को पास कर लें। फार पास इसका मतलब आप सुपर पावर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, एफएआर सब्जेक्ट है क्या? बेसिकली इट्स अ यूएस गैप। अब यूएस गैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा कवर होंगी, बहुत डिफरेंट है इंडियन सिनेरियो से। वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में गैप क्या है, बिल्कुल ओवरव्यू को पहले समझते हैं। व्हाट इज यूएस गैप? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यूएस गैप एक सेट ऑफ रूल है जिसके बेसिस पर यूएस बेस्ड कंपनीज क्या करती हैं, अपनी अकाउंटिंग करती हैं। देखिए जो वर्ल्ड है ना, वो बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग है। यूएस गैप कौन सी कंपनीज फॉलो करती हैं? यूएस बेस्ड कंपनी। अदर देन यूएस बेस्ड कंपनीज क्या करती हैं? आईएफआरएस को फॉलो करती है। इवन इंडिया भी जो इंड एस है ना, वो कन्वर्ट फॉर्म ऑफ आईएफआरएस। तो आईएफआरएस यूएस बेस्ड कंपनीज के सेट ऑफ रूल है जिससे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, यही बात आप यूएस गैप में सीखने वाले। सो एक बात ध्यान रखिए, आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है और यूएस गैप रूल बेस्ड है। मतलब जो रूल में स्पेसिफाइड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक बात देखिए कि इसका अल्टीमेट गोल आपको मेंशन किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल। मतलब अगर आपसे यह पूछा जाए कि यूएस गैप को क्यों बनाया गया, तो तीन ऑब्जेक्ट्स को लेकर। पहला कंप्लीट। अब सर कंप्लीट का मतलब यह हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी आइटम मिसिंग नहीं है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है। सर कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें, जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ा। वो ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंट है। जैसे लास्ट ईयर आपने लीफो के बेसिस पर अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया। अब इस साल ऐसा नहीं है कि आप लीफो से वेटेड एवरेज पे चले जाएं या फीफो पे चले जाएं। एक साल लीफो कर रहे हैं सर, एक साल फीफो कर रहे हैं। तो वो बोलना चाहते हैं कि जो यूएस गैप इस बात को इंश्योर करता है कि आप हर ईयर में अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ऐसा नहीं है लास्ट ईयर हम कुछ और मेथड, इस साल कुछ और मेथड, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। जब मैं आपको वो सेगमेंट पढ़ाने जाऊंगा, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना समझना है सर कि यूएस गैप क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उसको भी समझेंगे। तो पहले ओवरव्यू, कंसिस्टेंट और कंपेरेबल। मतलब आप अगर दो पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हो, कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे 2022 और 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बने होने चाहिए कि दोनों को कंपेयर कर सकें। मतलब उनका क्लासिफिकेशन, उनका प्रेजेंटेशन कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे सर अनसिक्योर्ड लोन पिछले साल के, तो इस साल के अनसिक्योर्ड लोन भी उसी तरीके से क्लासीफाई हो। करंट एसेट्स पिछले साल की है, इस साल की है, तो दोनों एक ही फॉर्मेट में प्रेजेंटेड हो कि पिछले साल कितनी करंट एसेट्स थी,
सर इस साल कितनी करंट एसेट्स हैं, इस साल कितनी नॉन करंट एसेट्स है, कितनी पिछले साल नॉन करंट एसेट्स थी। तो कंसिस्टेंसी, कंप्लीट और कंपेरेबल होना चाहिए। और लास्ट लाइन में मेंशन किया गया है, गैप इज यूज्ड मेनली इन द यूएस व्हाइल मोस्ट अदर जुडिक्शन यूजेस द आईएफआरएस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएस कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप को फॉलो करके बनाती। अब आप सोचिए कि सीपीए अगर आप पास हो जाते हैं और आपको यूएस गैप का इन डेप्थ नॉलेज है, तो आपके अलावा यूएस बेस्ड कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का नॉलेज किसी के पास नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आईएफआरएस पढ़ रहा है। और यूएस कंपनीज की इकोनॉमी जानते हैं, $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, फॉर्च्यून 500 इकोनॉमीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनने वाले। तो इस सब्जेक्ट को बेटा पूरी जान लगा देंगे हम लोग, इसको पास करके ही रहेंगे। ये सब्जेक्ट आपका डिसाइड करेगा सीपीए। तो सर आप यूएस गैप के बारे में बता रहे थे। अब यूएस गैप के अंदर आप जैसे देखते हैं बहुत सारे आप नंबर्स देखते हैं, जैसे आप IFRS 1 है, IFRS 2 है, जैसे इंडिया में भी चलता है इंड एस नंबर। यूएस गैप में कोडिफिकेशन चलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, ASC इसको बोला जाता है, इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट सी प्रोफेशन में जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डेवलप करता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन कौन मेंटेन करता है? FASB। द ASC इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑथोरिटेटिव गैप इन द यूज। तो जो आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशंस आपको समझने पड़ेंगे, नंबर याद नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको यहां पर नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। और ये किन के ऊपर अप्लाई होते हैं? अदर देन SE इशूड रूल्स एंड रेगुलेशन दैट ओनली अप्लाई फॉर SEC रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे यहां पे कौन है? SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो इनके भी रूल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नंबर है, कोडिफिकेशन है। अब जैसे देखिए यहां बोर्ड पे आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, ASC 205 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये अभी थोड़े लेक्चर में लेटर ऑन लेंगे। अभी आप प्राइमा फेसिया समझिए, बैलेंस शीट, नेट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरी डेफिनेशन को पढ़ाऊंगा आपको। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो ये सारी चीजें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, तो ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन क्या करके दिए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। तो आज के बाद आपको यूएस गैप ये समझ में आना चाहिए कि सर इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस और कंपेरेबल। सेटअप बॉडी है FASB, इट इज अ रूल सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग यूएस बेस्ड कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप क्या है उसको भी हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो एक बात याद रखिए कि यूएस गैप जो है ना वो अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात करता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यूएस गैप जो है ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। अब देखिए एक और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मैंने मेंशन किया, अक्रूवल वर्सेस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि सर यूएस गैप मतलब अक्रूवल बेसिस। तो इसका ये मतलब हुआ सर कि अगर कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैश बेसिस पे बना रही है, सो वो अक्रूवल बेसिस नहीं, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही है। तो मैं आपको यहां एक छोटा सा ब्रीफ में ये भी बताऊंगा कि अक्रूवल वर्सेस नॉन अक्रूवल क्या होता है, और इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, छोटे छोटे, मतलब एक सैंपल बेसिस पे हम करेंगे कि सर अक्रूवल बेसिस पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हों तो क्या हम उसको कैश बेसिस में बदल सकते हैं, या कैश बेसिस पे बने हों तो क्या हम उसको अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर अक्रूवल अकाउंटिंग यूएस गैप फॉलो करता है और एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी है।
अब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है, तो वो 3 है। अगर आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बना रहे हैं, टैक्स के बेसिस पे, देखिए अमेरिका में, यूएस में जो टैक्सेशन की बॉडी है वो आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टैक्स के बेसिस पे बनाती हैं। उससे उनको क्या फायदा होगा कि टैक्स के लिए अलग से उनको अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए टैक्स के लिए ना टैक्स कोड होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर कैश बेसिस पे, टैक्स बेसिस पे या अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे बनाते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप बना रहे हैं कि जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसमें आप रेवेन्यू के लिए अप्रूवल फॉलो कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए कैश मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब हाइब्रिड सिस्टम, तो उसको हम बोल सकते हैं अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब जो हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी कंपनी ने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो कैश बेसिस इज अ नॉन गैप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। क्या बोलेंगे हम, कैश बेसिस का मतलब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो नॉन गैप बेसिस है, क्योंकि गैप केवल किसको फॉलो करता है सर, अक्रूवल को। आप सोच रहे हैं कि मैं ये एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों हाईलाइट कर रहा हूं आपको, बिकॉज यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं कि अक्रूवल मतलब गैप और कैश मतलब नॉन गैप मेथड। तो जब आप अकाउंटिंग चेंजेस को समझेंगे तो ये और डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब सर कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस हमें समझना होगा कि सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलते हैं और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। सो देखिए यहां पे बोर्ड पे मेंशन किया है कि कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू रिसीव। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब आपने एक्चुअल में भी गुड्स नहीं बेचा है, 31 दिसंबर को आपके पास एक कस्टमर आता है और बोलता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर आपसे गुड्स चाहिए, लेकिन पेमेंट आपको वो एडवांस दे गया। 31 दिसंबर को ना आपने कोई गुड्स सेल किया, लेकिन 31 दिसंबर लेट्स से 2022, 31 दिसंबर 2022 को आपने उससे मनी रिसीव कर ली, कैश बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू रिसीव। सर अक्रूवल में कब करेंगे, 2022 में फंड रिसीव हुआ है, हमने गुड्स का डिलीवरी नहीं करी है, हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, सो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे 2022 में। ये हमारे लिए कैश बेसिस पे तो इनकम है, बट 2022 में नहीं है, बिकॉज रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू अर्न। तो अगर आप इस एडवांस के अगेंस्ट में नेक्स्ट ईयर गुड्स की डिलीवरी करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो 2000 जो अपने नेक्स्ट ईयर है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो इनकम अर्न बेसिस पे अक्रूवल पे रिकॉर्ड होती है और कैश में रिसीव्ड बेसिस पे। अब एक कॉन्सेप्ट में आपको इसमें बताता हूं, एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा। आप मुझे बताइए, डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल से फंड को रिसीव करना किस मेथड में उसको इनकम मानेंगे। तो सर कैश मेथड में अगर कस्टमर से कलेक्शन आता है तो उसको इनकम मान लेंगे। क्यों, क्योंकि पहली बात कस्टमर ने आपको पैसा दिया ना, तो जब आपने उसको एक्चुअल में गुड्स बेचा होगा तो आपने अक्रूवल बेसिस पे एंट्री क्या करी होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर से सुनिए, अक्रूवल में मैं क्या बोल रहा हूं, अक्रूवल बेसिस पे जब आपने सामने वाले को गुड्स सेल किया होगा तो आपने इनकम उसी समय रिकॉर्ड कर ली होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन कैश बेसिस पे नहीं करी होगी क्योंकि पेमेंट तो मिला ही नहीं है। तो कैश बेसिस में अकाउंट रिसीवेबल बुक्स में नहीं आती, ये भी बात ध्यान रखना। डेटर्स आपकी बुक्स में कैश मेथड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बिकॉज केवल गुड्स बेचने भर से आप इनकम बुक नहीं करते। हम कब करते हैं, जब पेमेंट रिसीव होता। तो ध्यान रखिए, डेटर्स कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। एक छोटा सा पॉइंट। तो इनकम सर रिसीव बेसिस पे, अर्न बेसिस पे। एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन यू पे इट। जैसे ही आपने एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर दिया, आपको अपनी बुक्स में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैश। अक्रूवल में रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन यू इनकर, मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी टू पे आ जाए
ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो जाए तब रिकॉर्ड करते हैं। सर एग्जाम्पल देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया, मैं लिख के बताता हूं आपको। लेट से आपने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड करते हैं और लेट से $1000 पर मंथ रेंट था। तो सर $1000 पर मंथ रेंट था, तो अगर हमने 12 मंथ उस प्रॉपर्टी को हमने ऑक्यूपाइड किया है तो 1000 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 12,000। लेकिन हमने तो सर 12,000 की जगह सामने वाले को 15,000 का पेमेंट कर दिया, लमसम चेक दे दिया। सर प्रॉपर्टी पूरे साल भर यूज की बट पेमेंट किया 1000 इंटू 12 की जगह 15,000 लमसम दे दिया, बोले नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लेंगे। सर अक्रूवल बेसिस एक्सपेंडिचर मानेगा 12,000 क्योंकि लायबिलिटी आपके ऊपर थी 12 महीने की तो इनकर्ड हो गया। लेकिन कैश बेसिस कितना मानेगा सर, जितने का पेमेंट किया। तो कैश बेसिस में ये 15,000 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 15,000 का, अक्रूवल में 12,000 का। तो व्हेन एक्चुअली पे आपको रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन यू इनकर्ड। तो सर ये जो 3,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है अक्रूवल बेसिस, इस 3,000 को क्या मानेगा, प्रीपेड। क्या मानेगा, प्रीपेड की आपने 12 की जगह 15 पेमेंट करनी। अभी मैं आपको कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे कन्वर्जन सिखाऊंगा, तब आपको डिटेल ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है सर, रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू अर्न इट, रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू रिसीव them, और रिकॉर्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन यू पे, और रिकॉर्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन यू इनकर्ड। कैश बेसिस को के साथ में एक बात याद रखिए, एमसीक्यू में क्या याद रखना है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। देखिए मैं जानबूझ के कई बार स्लो चलता हूं क्योंकि मेरे लिए हर एवरेज स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपको हो सकता है कि सर हम थोड़ा सा फास्ट कर लें, लेकिन बेटा मेरी स्पीड यही रहने वाली है जिससे कि हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट आप इसको थोड़ा सा 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस में ले रहे हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ सकते हैं। बाकी लेकिन हर बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को पास कराना मेरा ऑब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई हम छोटी सी छोटी चीज को क्या करेंगे, यहां पर कवर करेंगे। चलिए सो अगला कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस वर्सेस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। देखिए ये टर्मिनोलॉजी केवल यूएस गैप में है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर एक्सपायर्ड किसको बोलते हैं और अनएक्सपायर्ड किसको बोलते हैं। तो बिल्कुल नटशेल में बताऊं, एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ऑब्टेन कर चुके हैं, और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब उनका बेनिफिट आपको फर्दर मिलने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर, उसके भी नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर में जिसका बेनिफिट आपको मिले वो आपका कहलाता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो सर ये तो छोटी सी डेफिनेशन हो गई, इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। अब आप देखें बोर्ड पे एक शीट बनी है, अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट और अपीयरिंग इन द इनकम स्टेटमेंट। एक और बात, जो भी एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं और अनएक्सपायर्ड बैलेंस शीट का। जैसे मान के चलिए आपने कोई एसेट्स को खरीद कर, तो आपने जो एसेट्स है उसको तो आप बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेट से आपने 1 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी को बाय किया और उसके ऊपर आप 10% से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। तो ये 10,000 है ये एक्सपायर्ड हो गया क्योंकि आपने उसको एक साल में यूज कर लिया, तो वो 10,000 आप इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करेंगे और बाकी 90,000 आप कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो सर ये जो 90,000 अभी भी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, वो है आपका अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, और ये जो 10,000 है वो आपका है एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। और थोड़ा सा डिटेल देखें, जैसे इन्वेंट्रीज है, आपने गुड्स लेकर आए, लेट से आपने 75,000 का गुड्स लेकर आए, उस 75,000 की गुड्स में से आपने 50,000 का गुड्स सोल्ड आउट कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 25,000। तो जो 25,000 है वो आपका क्या है, इन्वेंट्री है।
तो सर क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में आता है, और COGS 50,000 आप बेच चुके हैं, वो कहाँ आता है? इनकम स्टेटमेंट। तो 50,000 जो COGS है दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड, और इन्वेंट्री जो है वो अनएक्सपायर्ड। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, और वो मैंने पॉलिसी ली लेट से अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 1 को ले ली, और कितने महीने की ली? साल भर की। इसको थोड़ा सा मैं ना इलेबरेट करके समझाता हूं। सर हमने एक पॉलिसी ली, ये है, मैं ईयर बना ले रहा हूं, पॉलिसी ली मैंने अक्टूबर में, और वो मैंने लिए 12 मंथ की, मैंने अक्टूबर लिखा है। तो सर अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने मेरे क्या होगा इस फाइनेंशियल ईयर में है, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्सपायर्ड। क्या बोल रहे हैं? एक्सपायर्ड। मतलब सर अगर आपने 12,000 का पॉलिसी लिया है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 मंथ इस साल में आते हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सर 3,000 इज योर एक्सपायर्ड, और 9,000 इज योर अनएक्सपायर्ड, क्योंकि इस 9,000 का बेनिफिट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑब्टेन करने वाले, और ये 3,000 बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू करंट ईयर, इट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड। तो प्रीपेड कहां आते हैं? प्रीपेड बेटा बैलेंस शीट में आते हैं। तो प्रीपेड इज योर अनएक्सपायर्ड, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इज योर एक्सपायर्ड। एसेट का मैं आपको बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपायर्ड है, और जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हैं वो अनएक्सपायर्ड। तो ये टर्मिनोलॉजी यूएस गैप में कई बार डिफरेंस हो जाती है, जिससे स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सेल में एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कैसे हम अक्रूवल में बदल सकते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड, ये सारा एक कंसोलिडेट मैं आपको एनालिसिस कराने जा रहा हूं, लेकिन मुझे उसके लिए एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, यूएससीपी के एग्जाम कंप्यूटर पे होती, तो आपको एक्सेल भी थोड़ा ठीक ठाक चलाते आना चाहिए। तो चलिए सीधे एक्सेल की ओर चलते हैं, और पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कैसे आप कैश बेसिस को अक्रूवल में ऑल बदल सकते हैं। चलिए, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, स्पेशली यूएससीपीए, यूएससीएमए, आईएफआरएस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मन में अक्रूवल कॉन्सेप्ट वर्सेस जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, उसके बीच का डिफरेंस भी हमने अंडरस्टैंड करना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट वर्सेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों के बीच के डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करना है, और हाउ टू कन्वर्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनटू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड अक्रूवल बेसिस को कैश बेसिस में कैसे कन्वर्ट करें, ये पर्टिकुलर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर का ये पूरा लेक्चर है, जिसमें हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का जो पर्पस है इनकम के रिस्पेक्ट में एंड एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर इनकम कॉन्सेप्ट को हम समझें, तो इनकम जब आप अर्न कर लेते हो तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल में अर्न एंड रिसीव्ड दोनों आता है, मतलब अगर आपने उसको अर्न भी किया है और करंट ईयर में रिसीव भी किया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तो हमने बात कर ली इनकम के लिए। अगर हम एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में बात करें, एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में हम अक्रूवल बेसिस पे जब हम इनकर्ड करते हैं, क्या करते हैं? इनकर्ड बेसिस, इसको कई स्टूडेंट्स ड्यू बेसिस भी बोलते हैं। ड्यू बेसिस कह लीजिए, या इसको कह लीजिए व्हेन द लायबिलिटी टू पे अराइज, व्हेन ऑब्लिगेशन इज अराइज्ड। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यूएस में जो ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर 2020। जैसे मान के चलिए हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूएसए के ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2020 हमारा ईयर एंड है।
और मान के चलिए अभी मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट आपने एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, बिल्कुल बेसिक से, ये लेक्चर में इतना बेसिक से कवर कर रहा हूं कि हर स्टूडेंट को समझ में आ सके। सपोज दैट आपने एक एम्प्लॉय को नौकरी पे रखा है, जॉब पे रखा है, और उसने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया 01 बिल्कुल बिगनिंग में, और लेट से उसकी सैलरी थी $1500 पर मंथ। पर मंथ $1500 उसकी सैलरी है। उसने हमारे यहाँ काम किया 31 दिसंबर तक पूरा काम किया, और लेट से हमने उसको जो एक्चुअल पेमेंट किया है ना, हमने उसको ईयर एंड में एक लमसम पेमेंट दे दिया, लमसम टोटल। लेट से उसको हमने दे दिया $12,000 का एक चेक दे दिया। अब हमें कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस पे दोनों में डिफरेंस समझना है। तो अभी हमने उसको एक्चुअल पेमेंट किया, अक्रूवल बेसिस पे हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी थी पे करने की श्रीषा? अक्रूवल बेसिस पे अगर हमें उसे कितनी सैलरी दे देना चाहिए? इस करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 18,000। 12 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें, उसकी सैलरी थी $1500, तो इट मीन्स दैट हमने उसको 12 × 1500 के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। तो अक्रूवल बेसिस पे हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो $18,000 बुक होना चाहिए अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे देखें तो कैश बेसिस क्या करता है कि जो एक्चुअल में आपने पेमेंट किया है वो आपका एक्सपेंडिचर बुक करता है 12,000। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो अक्रूवल बेसिस पे हम एक्सपेंडिचर बुक करेंगे 18,000 का। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे बनाते हैं सो हमें एक्सपेंडिचर कितने बुक, क्योंकि हमने एक्चुअल में तो 12,000 बुक किया। तो ये जो 6,000 का डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज आवर अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस मींस कि हमारे ऊपर लायबिलिटी पे करने की आ गई बट हमने एक्चुअल में पे नहीं किया। सो दिस इज आवर करंट ईयर अक्रूवल। ये हमारे क्लोजिंग, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये क्लोजिंग अक्रूवल है। सो अब अगर आपको कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना है, दिस इज योर कैश बेसिस एक्सपेंडिचर। सो आपने क्या करना है, कैश बेसिस आपका 12,000 है, उसमें आप क्या ऐड कर देंगे? क्लोजिंग अक्रूवल एक्सपेंसेस। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अक्रूवल बेसिस पे। सो आपने इसको अक्रूवल बेसिस पे क्या कर लिया है? कन्वर्ट कर लिया। अब अगर अक्रूवल बेसिस पे से हमें कैश बेसिस पे जाना होता तो क्या करते? अक्रूवल बेसिस पे हमारा 18,000 है। सो इसका मतलब यहां पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा? लेस क्लोजिंग अक्रूवल। सो क्लोजिंग अक्रूवल को हमने यहां पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हम किस पे आ गए? कैश बेसिस पे आ गए कि नहीं आ गए? अकबर गेटिंग माई पॉइंट? सो क्लोजिंग अक्रूवल हमने क्या किया? यहां पे ऐड किया कैश बेसिस से अक्रूवल में जाने के लिए, और अक्रूवल से कैश बेसिस पे पहुंचने के लिए हमने उसको क्या किया? सब्सट्रैक्ट किया। वी आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ 2020 ईयर। अब सेम सिनेरियो में 2021 के लिए ले लेता हूं। अगर ईयर मेरा चेंज हो जाता है, अब मैं ईयर 2021 में आ गया हूं, ईयर 2021। सो ईयर 21 में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल होगा मेरे पास कितना? हाउ मच माई अक्रूवल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर?
6,000, ये मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करें, सेम एम्प्लॉय हमारे यहां वापस से काम करता है, वही एम्प्लॉय जिसकी सैलरी लास्ट मंथ कितनी थी? $1,500 पर मंथ थी, ठीक है। सपोज दैट हमने उसको लमसम पेमेंट कर दिया, लमसम पेमेंट। इस बार हमने उसको जो पेमेंट किया है वो लेट से 24,000 का पेमेंट कर दिया। 24,000 का पेमेंट किया। तो अब अगर हम यहां देखें अक्रूवल बेसिस फिर से और कैश बेसिस। सो अक्रूवल बेसिस पे तो हमें सिंपली पता है कि सब $1,500 इंटू 12 के हिसाब से कितना आना चाहिए? 18,000 आना चाहिए। कैश बेसिस पे हमने जो एक्चुअल में पेमेंट किया है वो 24,000 है। दिस इज आर एक्चुअल पेमेंट। तो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे तो 18 जाएगा, लेकिन कैश बेसिस में कितना जाएगा? 24। तो अब स्टूडेंट का कंसर्न ये होता है कि कैश बेसिस को हम अक्रूवल में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? लास्ट ईयर का 6,000 था, वो भी हमने पे करा इसमें। तो अगर हम यहां लिखें कैश पेड की हमने 24,000, तो अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो करंट ईयर के लिए क्या है? ओपनिंग। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल एक्सपेंसेस को यहां हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। कितना? हाउ मच? 16,000। तो हम किसके बेसिस पे आ गए? दिस इज अवर अक्रूवल एक्सपेंसेस। और अक्रूवल से कैश में जाना होता तो जो हमने पे किया है ये तो अक्रूवल बेसिस है, प्लस ओपनिंग बैलेंस। अगर इसमें 18 में 6 प्लस कर दे तो 24 पे पहुंच जाते हैं। तो हमें यहां पे चीजों को समझना होगा कि ओपनिंग अक्रूवल। सो अगर मैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैश एक्सपेंसेस जो पेड किया है उसमें मैं एक सिंपल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऐड क्या कर दूंगा? सॉरी, लेस। मुझे अक्रूवल एक्सपेंसेस जो पेड किए हैं मैंने, उसमें मैं लेस कर दूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल कर दूंगा और ऐड कर दूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस। सो इस तरीके से जो मेरा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस एज पर अक्रूवल बेसिस। ये मैंने आपको जो समझाया है वो एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में समझाया है। सो हम यहां पर कैश एक्सपेंसेस पेड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग अक्रूवल को आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, ये मैंने माइनस किया है। और जो क्लोजिंग है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग को ऐड किया है और ओपनिंग को क्या किया है? लेस किया, जिसका मैंने आपको लॉजिक भी यहां पर क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में आप कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे भी आ सकते हो और अक्रूवल बेसिस से कैश बेसिस पे भी आ सकते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट अक्रूवल एक्सपेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपेड। सो सेम एग्जांपल को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें प्रीपेड भी होगा, कॉम्बिनेशन में अक्रूड भी होगा। दोनों के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने वाले। प्रीपेड अलग डिस्कस, पहले अभी हमने डिस्कस किया अक्रूड, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपेड, और फिर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके समझेंगे। तो प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस।
मतलब जो करंट ईयर में आपको पे नहीं करना चाहिए था वो आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो लेट्स से एग्जांपल, सेम एग्जांपल, हमने एक पर्सन को हायर किया है जॉब पे 1 जनवरी 2020 और उसकी सैलरी, वही जो सैलरी है वो $1500 पर मंथ है। तो $1500 पर मंथ के हिसाब से हमें पे करना चाहिए, बट हमने इसको एक्चुअल में जो कैश पे कर दिया है, लेट से हमने उसको 24,000 का एक चेक दे दिया, 24,000 का पेमेंट कर चुके हैं 1 जनवरी, 31 दिसंबर 2020 को हमने 24,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब अक्रूवल बेसिस पर अगर हम देखें तो अक्रूवल बेसिस पे ये फिक्स है कि उसकी सैलरी 1500 है, तो 1500 के हिसाब से 12 के हिसाब से 18,000 आनी चाहिए। बट एक्चुअल कैश बेसिस पे तो हम P&L में कितना डेबिट करेंगे, जितना हमने पेमेंट किया। तो यहां तो हमने 24 डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पे किया है, एक्स्ट्रा हमने यहां पे 6,000 पे कर दिया, तो ये हमारा पेड इन एडवांस है। तो हमारा क्लोजिंग प्रीपेड कितना हो गया, इसको हम क्लोजिंग बोल रहे हैं क्योंकि ईयर एंड में क्लोजिंग, तो क्लोजिंग प्रीपेड हो गया हमारा 6,000। सो अब मैं वापस से कैश बेसिस पर अगर अक्रूवल बेसिस पे जाना चाहूं तो कैश बेसिस पे मैंने कितना पेमेंट किया, कैश बेसिस पे मैंने उसको 24,000 पे किया है, लेस क्या कर दूंगा मैं यहां पे, क्लोजिंग प्रीपेड। सो हाउ मच क्लोजिंग प्रीपेड इज 6,000। सो इट मीन्स दैट अक्रूवल बेसिस पे हमारा जो एक्सपेंडिचर आएगा दैट इज 18,000, वही वाला आ गया। सो अगर आपको कैश से अक्रूवल पे शिफ्ट होना हो तो क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करेंगे, और अक्रूवल से कैश पे शिफ्ट होना हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, दिस 6,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। अब सपोज दैट 2021 में उस इंप्लॉई की जो सैलरी थी $1,500 की पर मंथ, उसको एक्चुअली में हमने क्या किया, अब एक्चुअल में हम उसको कितना पे कर रहे हैं 12,000, तो ये हमने उसको एक्चुअल कैश पेड किया। तो अगर हम यहां देखें तो $1,500 $1,500 के हिसाब से उसकी सैलरी तो हमें करंट ईयर में कितनी बुक करना है, वही 12 के हिसाब से $18,000 की, लेकिन कैश बेसिस पे हमने कितना किया 12,000। तो अब हम क्या करें, कैश से अक्रूवल में पे करने पहुंचने के लिए, तो कैश पेड हमने किया $12,000। अब जो ओपनिंग प्रीपेड था वो हम क्या कर देंगे, यहां पे लास्ट ईयर का जो प्रीपेड था वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, वो लास्ट ईयर प्रीपेड किया था, तो इसका मतलब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया था, इस ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। सो हमारा अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंडिचर आ गया। सो हम यहां एक फॉर्मेट अगर डिसाइड करें, फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड लेस क्या कर देंगे, जैसे कि हमने भी किया था क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, क्लोजिंग मतलब आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं। सो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग कह लीजिए, करंट के लिए उसको लेस कर देंगे। और हमने जो एग्जांपल लिया था ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, यहां हम लेस कर देंगे
क्योंकि वो लास्ट ईयर का खर्चा इस साल पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस, और यहां हम क्या कर दें, ऐड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड। अब क्लोजिंग क्योंकि नेक्स्ट करंट ईयर का खर्चा है तो हमने बुक कर दिया, तो इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। सो हम कैश बेसिस में कुछ चीजें ऐड लेस करके अक्रूवल पे पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से अगर अक्रूवल से कैश पे पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस जो हमने एज पर यूएस गैप इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर रखा होगा। तो जब ये ओपनिंग प्रीपेड यहां पे प्लस होता था तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेम चीज यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे वो लेस हो जाएगी, तो यहां मैंने लेस लिख दिया। ये चीज यहां पे लेस होती थी तो यहां पे क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो मैं यहां इसको कॉपी करके यहां लिख रहा हूं, लेस था तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड, यहां पे कैश से अक्रूवल में आने के लिए हमने लेस किया था, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस हमने यहां पे ऐड किया था, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, क्या आ जाएगा फिर ये हमारा, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। और कैश बेसिस को ही यूएस गैप में स्पेशल पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क बोला जाता है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश। तो यहां मैंने आपको दो एग्जांपल, अक्रूड एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया, बिकॉज यहां हमने जो अकाउंटिंग करी है वो एक्सपेंडिचर की करी है। दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप चाहें तो इस फॉर्मेट को या लर्न कर सकते हैं, बट लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो आपको एग्जांपल दिए, और ये वीडियोस में वो आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर से किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इनकम में हम कैश रिसिप्ट करेंगे। सो रिसिप्ट में दो कॉन्सेप्ट होती है, एक होती है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम अर्न कर ली बट अभी रिसीव नहीं की, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, और लेमन टर्म में अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव। और इसी तरीके से एक और कंसेप्ट होता है, और ये हो गया ऑनर्ड, नहीं सॉरी, ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, रिसीव बट नॉट अर्न। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहां हो गया रिसीव्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, क्योंकि अनअर्न्ड लिखा है ना, अक्रूड में उल्टा वो ऐसा होगा। तो अनअर्न्ड का मतलब अर्न नहीं किया बट रिसीव कर लिया। और एक होगा आपका अक्रूवल इनकम, लिख देता हूं अक्रूवल इनकम। सो अक्रूवल इनकम का मीनिंग क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव और इधर रिसीव बट नॉट अर्न। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हम दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। हम मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं यहां पे, सेम एग्जाम्पल मैं रेंट के हिसाब से बना रहा हूं। सपोज दैट आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपने रेंट पे देना है, आपको एक टेनेंट मिलता है, उसके साथ आप डिसाइड करते हैं कि $1000
पर मंथ का रेंट होगा, ठीक है। तो पर मंथ का रेंट होना है। उसने आपको ड्यूरिंग प्रॉपर्टी जो है आपकी वो बिगिनिंग में ही किराए पे ले ली थी, 1 जनवरी 2020 को उसने आपकी प्रॉपर्टी को किराए पे ले लिया है। अब यहां अगर हम देखें सो 1000 के हिसाब से उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 12 मंथ के हिसाब से, ये तो अक्रूवल बेसिस पे 12,000, क्योंकि उसके पास राइट टू रिसीव था 12,000, भले ही उसको कितना मिले उसके लिए अक्रूवल बेसिस पे तो ये होना चाहिए, दिस इनकम ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर एक्चुअली में उसने कैश आपको ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, कैश डिपॉजिट, अगर मान के चलिए उसने आपको लमसम 15,000 का चेक दे दिया पूरे होल ईयर का, तो इसका मतलब इस 12,000 में आपको अक्रूवल तो 12,000 था बट रिसीव आपने हो गया, तो ये 3,000 क्या है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। 3,000 इज आवर अनअर्न्ड इनकम। तो अब अगर हम यहां पर कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कैश बेसिस में हमारे पास इनकम कितनी रिसीव होगी, 15,000। हम हमारे इनकम स्टेटमेंट में 15,000 क्रेडिट कर रहे हैं। अब इस अक्रूवल को हम, इस कैश बेसिस को अक्रूवल में कन्वर्ट करना है, तो जो क्लोजिंग, अब इसको मैं क्लोजिंग बोल रहा हूं, करंट और क्लोजिंग बात ही की है, तो यहां से सीधे मैं क्या कर दूं, लेस, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोजिंग अनअर्न्ड इनकम, जो मैंने रिसीव कर ली बट मैंने अर्न नहीं करी, तो मैं यहां से उसको कितना माइनस कर दूं, 3,000, तो मेरी क्या आ गई, अक्रूवल बेसिस इनकम आ गई 12,000। दिस इज माय अक्रूवल बेसिस। अब हम एक और बात करें, अब मैंने आपको अनअर्न्ड का तो बता दिया, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं अक्रूवल का। ये एग्जांपल है अक्रूवल का। सो अक्रूवल का मतलब क्या है, अक्रूवल इनकम का मतलब अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मीन्स व्हाट, अक्रूड इनकम में हमने लिखा था earned but not received, earned but not received। तो सेम एग्जांपल, वही प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी, मेरा जो रेंट था, रेंटल इनकम थी मेरी $1,000 की पर मंथ की, लेकिन मेरे टेनेंट ने मुझे भी $1,000 नहीं दिया, उसने पूरा लमसम मुझे 10,000 का चेक दे दिया, 10,000 या 9,000 का चेक ले लेते, $9,000 का होल ईयर का चेक दे दिया। तो कैश रिसीव्ड मुझे कितना हुआ है, कैश रिसिप्ट तो 9,000 हुआ, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे इनकम कितनी है मेरी, तो अक्रूवल बेसिस पे तो सर वही आना चाहिए 1,000 इंटू 12,000। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 3,000 का डिफरेंस है। तो 3,000 का जो डिफरेंस है, 9,000 और 12,000 का जो डिफरेंस हो गया वो 3,000 का डिफरेंस हो गया। तो अब मैं कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे जाना चाहूं, तो कैश बेसिस में मुझे कितना रिसीव्ड हुआ है, 9,000। अब अक्रूवल में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो, ऐड क्लोजिंग अक्रूड इनकम को मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैं यहां किस पे पहुंच गया, अक्रूवल इनकम के ऊपर। सो मैंने यहां पर ये किया, तो ये तो करंट ईयर का था। अब मैं नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाऊं, 2021 में पहुंच जाता हूं इसी एग्जांपल में, ईयर 2021। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम कितना था, 3,000। ये नेक्स्ट ईयर में मान के चलिए मुझे वही जो मेरा टेनेंट है उसने मुझे नेक्स्ट ईयर में जो है, नेक्स्ट ईयर में टोटल जो है रेंट है वो मुझे उसने 15,000 पेमेंट कर दिया। तो कैश बेसिस पे मुझे कितना रिसीव हुआ, 15,000 में, और अक्रूवल बेसिस पे तो सर वही आना चाहिए, कितना 1,000 इंटू 12 के हिसाब से मुझे 12,000 मिलना चाहिए।
तो मैं कन्वर्ट करता हूं कैश बेसिस को। तो देखिए, तो ओपनिंग अक्रूड को मैं यहां पे क्या कर दूंगा, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम को मैंने यहां पे क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो यहां पे भी मैं अक्रूड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मूला बना लूं या फॉर्मेट बना लूं, कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। ऐड में कर रहा हूं, उसमें ध्यान रखना ऐड। अब ऐड के पीछे लॉजिक, कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, मैं यहां पे कैश रिसिप्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे। तो मेरा जो ओपनिंग अक्रूड था, ओपनिंग अक्रूड मतलब वो लास्ट ईयर की इनकम है, तो वो सीधे क्या हो जाएगा, यहां पे लेस हो जाएगा। तो यहां मैं लेस कर रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम को मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही अर्न हो चुका, मुझे मिला भले इस साल है, तो मिला है तो वो इसमें इंक्लूड है, तो मैंने यहां से लेस कर दिया। इसी तरीके से मैं ऐड कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड। मैंने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम को क्या कर दिया, यहां पे प्लस कर दिया, क्योंकि ये इस साल भले नहीं मिला, अगले साल मिलेगा, पर इनकम तो इस साल की है। इसी तरीके से मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड मतलब वो लास्ट ईयर, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग, मतलब वो अनअर्न्ड इस साल की इनकम, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। वो पीछे मिल गई थी लेकिन थी इस साल की, इसलिए प्लस कर दिया। इसी तरीके से लेस कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड क्लोजिंग क्यों किया, क्योंकि अनअर्न्ड इस साल मिल गई है बट है इस साल की नहीं, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। तो इसको प्लस माइनस करके जो मैं आऊंगा, ये मेरी आ जाएगी अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम विच हैज टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम स्टेटमेंट, अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम। तो अब अक्रूवल, कैश से अक्रूवल पे पहुंच गए। तो इसी तरीके से अगर यहां इसको ओपनिंग रखा जाए और ये सारी जो चीजें हैं इसका जस्ट साइन चेंज कर दिया जाए, तो ओपनिंग बैलेंस जो लेस था वो यहां क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये जो लेस था, ये ऐड जो था वो लेस हो जाएगा, ये जो ऐड था वो लेस हो जाएगा, और जो लेस था वो ऐड हो जाएगा। तो आप किस पे पहुंच जाओगे, कैश बेसिस ऑफ। तो दोनों एग्जांपल अक्रूवल से कैश में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर नहीं है तो सीपीए में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। फार सेक्शन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जो आपको काम आएंगे, इसलिए मैं सेपरेटली एक बेसिक सेशन ऑर्गेनाइज कराता हूं और कुछ मैं भी ले लेता हूं बीच बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट कैश बेसिस इनटू अक्रूवल बेसिस और अक्रूवल बेसिस इनटू कैश बेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। एक्सेल पे हमने पूरा समझ लिया, अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको साथ साथ चीजें समझ में आती जाए।